Let's start. So phosphorus, the element, it is adapted to tall, slender persons of sanguine temperament, fair skin, delicate eyelashes, fine blonde or red hair, quick perceptions, and very sensitive nature. तो ये जो पैराग्राफ है इसमें हमें बहुत सी चीजें समझ में आ रही है कि अगर फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो ये बंदे टॉल होते हैं, स्लेंडर होते हैं, पतले, दुबले पतले लंबे, स्टूप शोल्डर वाले। सैंग्विन टेम्परामेंट इनका होता है। तो सैंग्विन टेम्परामेंट के बारे में मैं 1 मिनट रीड कर लेता हूँ। होमपैथ जो वेबसाइट है उस पे उसके बारे में लिखा हुआ है, तो हमें समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। Let us see the sanguine temperament in detail. People of sanguine temperament are extroverts, fun loving, and optimistic. They are lively, vivacious, and full of life. They are playful and do not like to be tied down to few relationships or to any activity. They are spontaneous and frequently desire change. They love to laugh and be with people. They are magnetic and attract attention easily. They also get quickly excited by any offense and may show anger violently. But as soon as the emotions are vented out, they become pleasant, bearing no grudges. They are creative, imaginative, and innovative. तो हमें, अगर हम फॉस्फोरस का इमेज जो 2 दिन में समझे है, उससे ये रिलेट कर पाएंगे कि सैंग्विन टेम्परामेंट इज इक्वल टू फॉस्फोरस। ये सभी चीजें हमें फॉस्फोरस में देखने के लिए मिलती है। फॉस्फोरस इज इक्वल टू सैंग्विन, कि ये लोग लाइवली होते हैं, फन लविंग होते हैं, लोगों से मिलना जुलना पसंद है, सिर्फ एक ही रिलेशनशिप में बाउंड रहना इन्हें पसंद नहीं है, दूसरे लोगों से मिलेंगे, एक्सट्रोवर्ट है, एक्सप्लोर करते हैं, डिफ्यूज होता है, इनमें अपना मतलब मैग्नेटिक वो होता है, मतलब इनका खुद का चार्म होता है, लोग इनके साथ रहना पसंद करता है। लोग इनसे अट्रैक्ट जल्दी हो जाते हैं, ये लोगों की भावनाओं को बहुत जल्दी समझते हैं, इमोशंस जो होते हैं वो पूरी तरीके से ये दूसरे लोगों में डालते हैं। तो ये सब सैंग्विन टेम्परामेंट का कैरेक्टरिस्टिक होता है, और यही चीज हमें पूरा फॉस्फोरस में देखने के लिए मिलता है। इसीलिए एलन स्किनोट्स का हर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझना। तो फिजिकल हमने देख लिया कि टॉल स्लेंडर पर्सन होता है, जो सैंग्विन टेम्परामेंट इनका होता है। स्किन फेयर होती है, डेलिकेट आई लैशेस होती है, फाइन ब्लॉन्ड और रेड हेयर होते हैं, तो ब्लॉन्ड हेयर्स और रेड हेयर, क्विक परसेप्शंस एंड वेरी सेंसिटिव नेचर। तो जो लोग नए ज्वाइन हुए उनके लिए बताता हूँ कि हमने ये एसेंस में डिस्कस किया था कि फॉस्फोरस एक ओपन बॉक्स की तरह होता है, जो बाहर के इन्फ्लुएंसेस को बहुत ही इजीली ले लेता है। मतलब ओपन बॉक्स कैसा होता है, उसका कोई बैरियर नहीं है, कोई शील्ड नहीं है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई स्क्रीन नहीं है, सभी चीज एकदम ट्रांसपेरेंट है। तो बाहर का एक बहुत इजीली सब ले लेगा, खुद के इमोशंस भी बहुत इजीली बाहर एक्सप्रेस कर देगा। सो क्विक परसेप्शंस, तो वो बाहर की चीजों को परसीव भी बहुत जल्दी कर लेते हैं। इसका एग्जांपल होता है जो इनमें फियर ऑफ थंडरस्टॉर्म, जस्ट बिफोर थंडरस्टॉर्म भी देखा जाता है कि बाहर एटमॉस्फियर में चेंजेस होते हैं और इन लोगों को समझ में आने लगता है चीजें। तो ये एग्जांपल से हमें ये समझेगा कि ये कितनी जल्दी चीजों को परसीव कर लेते हैं। और ये वेरी सेंसिटिव नेचर की बात भी जो है, ये मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया, इससे समझ में आ जाएगा कि ये कितने ज्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि इन्हें इजीली चीजें बाहर की समझ में आ जाती है और ये बाहर वाली चीजों में इजीली डिफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका जो की वर्ड था वो था डिफ्यूजन। ठीक है, इट इज, मतलब ये सिर्फ रिवीजन के लिए मैंने आपको सब बताया। हम नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। यंग पीपल हु ग्रो टू रैपिडली एंड आर इंक्लाइंड टू स्टूप। तो मैंने पहले ही बता दिया कि ये स्टूप्ड होता है, लंबे होते हैं, पतले होते हैं, ऐसे शोल्डर स्टूप होते हैं। टू वॉक स्टूप्ड, सल्फर लिखा हुआ है, सल्फर में भी होता है ये। हु आर क्लोरोटिक और एनीमिक। तो इसमें एनीमिया क्यों देखने के लिए मिलता है, ये मेनली एक हिमोरेजिक रेमेडी है जिसमें जो ब्लड है वो बहुत ही इजीली फ्लो होता है। वही कीवर्ड डिफ्यूजन हमें फिजिकल लेवल पे हिमोरेजिस के फॉर्म में दिखता है, इसमें हिमोरेजिक डायथेसिस होता है। और इतना ज्यादा जब ब्लीडिंग होता है, फ्रीली ब्लीडिंग होता है, तो इन लोगों में एनीमिया दिखना एक ऑब्वियस सी बात है। ओल्ड पीपल विथ मॉर्निंग डायरिया, तो इसका डायरिया जो होता है वो मॉर्निंग में होता है ना। नर्वस, वीक, डिजायर्स टू बी मैग्नेटाइज्ड लाइक सिलेशिया। तो डिजायर टू बी मैग्नेटाइज का मतलब है कि इन लोगों को दूसरे लोगों से इन्फ्लुएंस होना पसंद है। इसका एग्जाम्पल हमने एसेंस में ये पढ़ा था कि वो डॉक्टर के पास में जाता है और डॉक्टर अगर उसे रीअश्योर कर देता है कि भाई तुम्हें कुछ भी नहीं है,
तो वो इजीली इन्फ्लुएंस हो जाता है और ये मान लेता है कि हाँ मुझे कुछ भी नहीं है। और अगर किसी और के पास जाता है, कोई और कुछ बोल देता है, तो वो इजीली मान लेता है। तो इस तरीके से ये चीज हमें फास्फोरस के पेशेंट में देखने के लिए मिलती है। और जब वो आपके क्लिनिक में आता है, वो आपके पास में आके, आपके करीब आके, आपको फिजिकल टच करके, आपसे बॉन्ड बनाने की, आपसे कनेक्शन बनाने की कोशिश करेगा। और इससे भी हमें ये समझ में आता है कि वो मैग्नेटाइज होना चाहता है, वो आपसे इन्फ्लुएंस होना चाहता है, वो आपसे कांटेक्ट बनाना चाहता है। ब्रैकेट में लिखा हुआ है सिलिशिया। Next, oversensitiveness of all the senses to external impressions, that is light हो, noise हो, odors हो, touch हो। ये लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं टू एक्सटर्नल इम्प्रेशंस। इन लोगों में मतलब वही ओपन बॉक्स, आप याद रखिए, फॉस्फोरस इज इक्वल टू ओपन बॉक्स। सभी चीजें बाहर की अंदर इजीली और अंदर की बाहर इजीली। सो दैट्स व्हाई दिस पेशेंट आर ओवर सेंसिटिव एट ऑल सेंसेस, है ना। नेक्स्ट, रेस्टलेस, fidgety, moves continually, cannot sit or stand still a moment। ब्रैकेट में लिखा है रेस्टलेस, फिडजिटी, फिट, दैट इज जिंकम। तो हमने कल पढ़ा था कि इसका वर्ड यूज किया गया है यूनिवर्सल रेस्टलेसनेस। मतलब ये पेशेंट ना खड़े हो सकते हैं ना बैठ सकते हैं, और इन्हें रेस्टलेसनेस ऑल ओवर द बॉडी फील होता है, और इन्हें बस ये घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। बट अगर हम फिडजिटी लेग्स की बात करें, सिर्फ पाँव में रेस्टलेसनेस होना, तो ये हमें जिंकम में देखने के लिए मिलता है। जिंकम का ये फीचर होता है फिडजिटी और रेस्टलेसनेस विच इज फेल्ट इन फीट। बट इसमें फॉस्फोरस में होता है यूनिवर्सल रेस्टलेसनेस। दिस पेशेंट कैन नॉट सिट और कैन नॉट स्टैंड फॉर अ मोमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, बर्निंग इन स्पॉट्स along the spine, between the scapulae, as of a piece of ice, lacnanthus, or intense heat running up the back of palms of hands, ब्रैकेट में लिखा है लैकेसिस, in chest and lungs of every organ or tissue of body। तो हमें पता है phosphorus is one of the drug in trio of burning like arsenic, sulfur and phosphorus। but phosphorus की जो burning होती है वो spots में होती है, एक एक जगहों पे होती है। कभी यहाँ होगी, कभी यहाँ होगी, कभी चेस्ट में होगी, स्कैपुला के बिटवीन होगी। मेन जो है वो है स्पॉट में बर्निंग। बिटवीन द स्कैपुला के लिए फास्फोरस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी बन जाती है। और ब्रैकेट में लिखा है एज ऑफ पीस ऑफ आइस। अगर यहाँ पे पीस ऑफ आइस की तरह सेंसेशन हो रहा है, तो वो है लैक्नेंथस। और इंटेंस हीट रनिंग अप द बैक, तो स्पाइन के अलोंग अगर बर्निंग फील हो रही है, वो भी फास्फोरस है। पाम्स ऑफ द हैंड्स में बर्निंग फील होना, लाइक लैकेसिस, ये भी फास्फोरस का फीचर है। इन चेस्ट, लंग्स ऑफ एवरी ऑर्गन और टिश्यू ऑफ द बॉडी, सभी जगह हमें बर्निंग देखने के लिए मिलेंगी। ब्रैकेट में लिखा है आर्सेनिक एंड सल्फर, तो ट्रायो ऑफ बर्निंग यहाँ पे हमें समझ में आता है। जनरली इन डिसीजेस ऑफ नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट, हीमोरेज डायथेसिस, मतलब हीमोरेजिक डायथेसिस की जो हमने बात करी कि फ्री फ्लोइंग ब्लड होता है, एकदम इजीली वेंट आउट होता है, और बहुत ज्यादा हीमोरेजेस हमें फास्फोरस में देखने के लिए मिलते हैं, जिसका कैरेक्टर होता है ब्राइट रेड इन कलर, है ना। स्मॉल वुंड्स ब्लीड प्रोफ्यूजली, ब्रैकेट में लिखा है क्रियोजोट एंड लैकेसिस, उनमें भी हमें ये ब्लीडिंग देखने के लिए मिलती है। छोटे भी अगर घाव है तो उनमें भी ब्लीडिंग जो है वो प्रोफ्यूज होती है, लाइक क्रियोसोट एंड लैकेसिस। फ्रॉम एवरी म्यूकस आउटलेट, हर जगह से ब्लीडिंग देखने के लिए मिलेगी। ग्रेट वीकनेस एंड प्रोस्ट्रेशन विथ नर्वस डेबिलिटी एंड ट्रेमलिंग ऑफ द होल बॉडी, वीकनेस एंड वियरीनेस फ्रॉम लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड। तो ये जो वीकनेस आया, ये प्रोस्ट्रेशन आया, ये नर्वस डेबिलिटी आई, ये ट्रेम्बलिंग आई, ये वाई? बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स। बॉडी में से इतना खून बह गया या वाइटल फ्लूइड्स बह गए, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे इंसान में नर्वस डेबिलिटी या प्रोस्ट्रेशन हमें देखने के लिए मिलेगा। और इसी तरीके की वीकनेस अगर लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स के कारण आती है, तो हमें सिंकोना के बारे में और फॉस्फोरिक एसिड के बारे में भी सोचना चाहिए, ब्रैकेट में लिखा हुआ है। नेक्स्ट, pain, acute, especially in the chest, aggravation from pressure, even slight, in the intercostal spaces, and lying on the left side, excited by slightest chill, open air, intolerable। तो इसकी जो पेन्स है वो हमें मेनली चेस्ट में देखने के लिए मिलते हैं, जो कि एग्रेवेट होते हैं फ्रॉम प्रेशर। थोड़ा भी टच हुआ तो भी, इंटरकोस्टल स्पेसेस, रिब्स के बीच की जो स्पेसेस है वहां पे मेनली ये पेन फील होता है। और लाइंग ऑन द लेफ्ट साइड से एग्रेवेट होता है। हमने कल देखा कि लाइंग
on the left side is impossible for phosphorus, and this is the only 3 mark remedy in repertory इस rubric में. Lying on left side impossible या aggravates. तो ये तो जनरल फीचर है, कोई भी कंप्लेंट हो ये पेशेंट लेफ्ट साइड में सो नहीं सकता. एक्साइटेड बाय स्लाइटेस्ट चिल, थोड़ी भी ठंडी या चिल से वो एक्साइट हो जाता है. एंड ओपन एयर इज इनटॉलरेबल. तो ये कल क्वेश्चन था, उसे मैं फिर से आज बताना चाहता हूँ कि एक पूछा गया था कि कोल्ड तो फॉस्फोरस को एमिलरेट करता है, बट कोल्ड फॉस्फोरस के सिर्फ 2 सिम्टम्स को एमिलरेट करता है. फर्स्ट इज जीआईटी. जीआईटी के जो भी सिम्टम्स है वो कोल्ड ड्रिंक्स या कोल्ड खाना, इससे एमिलरेट होता है. और हेड के जो सिम्टम्स है वो कोल्ड से एमिलरेट होते हैं. इसके अलावा बॉडी में जो भी चीजें हैं वो फॉस्फोरस की कोल्ड से एग्रेवेट होती है. इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है कि कहाँ गया, ओपन एयर इज इंटॉलरेबल एंड स्लाइटेस्ट चिल एक्साइट्स. नेक्स्ट सिम्टम, a weak, empty, all gone sensation in head, chest, stomach and entire abdomen. तो एलेंस की नोट्स में अगर बोल्ड में कुछ लिखा हुआ है, ब्लैक लेटर्स में कुछ लिखा हुआ है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. तो अभी तक हमने 2 चीजें बोल्ड में पढ़ी. फर्स्ट इज बर्निंग विच इज मेनली अलोंग द स्पाइन एंड इन द स्पॉट्स. और सेकंड चीज जो हम बोल्ड में पढ़ रहे हैं वो है अ वीक एम्प्टी ऑल गॉन सेंसेशन इन हेड, चेस्ट, स्टमक एंड एंटायर एब्डोमेन. सो दिस इज अ इंपॉर्टेंट फीचर. पेशेंट को लगता है पूरा खाली खाली है, एकदम कुछ भी नहीं है. और इसीलिए भी हमने कल टाइलर से पढ़ा था कि इस पेशेंट को बार बार खाने की इच्छा होती है, वो रात में नींद में से उठ जाता है और खाता है. क्यों? बिकॉज ऑफ दिस एम्प्टी ऑल गॉन सेंसेशन. ऐसा लगता है कि पेट में कुछ भी नहीं है. ओके. नेक्स्ट, अपैथेटिक, अनविलिंग टू टॉक, आंसर्स स्लोली, मूव्स स्लगिशली. ब्रैकेट में लिखा है फॉस्फोरिक एसिड. तो जो लोगों ने फर्स्ट सेशन अटेंड नहीं किया था वो बोलेंगे कि सर अभी तो आप बोल रहे थे कि ये सैंग्विन टेम्परामेंट है, ये लोग बहुत जॉली होते हैं, बहुत मिक्सअप होते हैं लोगों से, और अभी यहाँ पे बात हो रही है अपैथेटिक की, अनविलिंग टू टॉक, इसे आंसर स्लोली, मूव स्लगिशली. तो ये कैसे? तो हमने एसेंस में ये पढ़ा था, रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएगा कि इसके स्टेजेस है. और लास्ट स्टेजेस में, थर्ड फोर्थ स्टेज में, ये पेशेंट इनडिफरेंट हो जाता है, ये खुद को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, ये खुद को आइसोलेट कर लेता है, और इस सिचुएशन में इसे दूसरे लोगों से बात करने की इच्छा नहीं होती है. या तो एक और चीज लिखी गई थी कि अगर, क्योंकि फॉस्फोरस में आर्टिस्टिक लोग भी देखे जाते हैं, तो कुछ लोग जो आर्ट में अपना पूरा टाइम बिताना चाहते हैं वो लोग खुद को आइसोलेट इसीलिए करता है कि वो आर्ट में अपना समय दे पाए. ये एसेंस की लाइन थी. सो अपैथेटिक, अनविलिंग टू टॉक, आंसर्स स्लोली, मूव स्लगिशली. तो ये हमें लास्ट स्टेजेस में देखने के लिए मिलेगा. बट इनिशियली जब फॉस्फोरस हमारे पास में आता है तो उस समय हमें सिम्टम्स जो देखने के लिए मिलते हैं वो सैंग्विन टेम्परामेंट वाले मिलते हैं. जॉली, एक्सट्रोवर्ट, मिंगल होना, कांटेक्ट बनाना. नेक्स्ट लाइन, वीरी ऑफ लाइफ. वीरी मतलब टायर्ड, टायर्ड ऑफ लाइफ, फुल ऑफ ग्लूमी फॉरबोर्डिंग्स. ग्लूमी फॉरबोर्डिंग्स का मतलब होता है डार्क फीलिंग. जो हमने पढ़ा था कि फॉस्फोरस में हमेशा ये फील होता है कि हैपन, समथिंग विल हैपन, कुछ तो बुरा होने वाला है, कुछ तो बुरा होने वाला है. ये चीज फिर से उसकी सेंसिटिवनेस को बताती है. ये जो हमने शुरुआत में पढ़ी थी, क्विक परसेप्शंस, उसे बताती है कि आगे कुछ होने वाला है, उसे पहले ही ऐसा फील होने लगता है बिकॉज उसकी सेंसिटिवनेस. तो ये जो ग्लूमी फोरबोर्डिंग्स है उसका मतलब यही होता है डार्क फीलिंग. अंदर से ऐसा एकदम ग्लूमी फील होता है, डार्क फील होता है, और ऐसा फील होता है कि समथिंग इज गोइंग टू हैपन. ये लाइन का मतलब ये है. नेक्स्ट, डैंड्रफ, फॉल्स आउट इन क्लाउड्स. ब्रैकेट में लिखा है लाइकोपोडियम. हमें पता है लाइकोपोडियम डैंड्रफ के लिए कॉमनली यूज करते हैं लोग विदाउट दूसरे सिम्टम्स देखे. हेयर फॉल्स आउट इन बंचेस. बंचेस में हेयर फॉल आउट होता है. एंड बाल्डनेस ऑफ सिंगल स्पॉट. तो एक ही जगह पे बाल्डनेस होना, गंजापन आना. तो हमने बर्निंग भी देखा, वो स्पॉट्स में है, और बाल्डनेस भी देखा, वो भी स्पॉट्स में. ओके. नेक्स्ट, आईज. आईज इज होलो, सराउंड. तो ये जो फीचर था वियरी ऑफ लाइफ, फुल ऑफ ग्लूमी फॉरबोर्डिंग्स, तो ये भी हमें लास्ट स्टेजेस ऑफ फॉस्फोरस में देखने के लिए मिलेगा. तो अब ये हम क्यों बोल सकते हैं? ये हम बोल सकते हैं बिकॉज वी हैव रेड एसेंस. आईज होलो, सराउंडेड बाय ब्लू रिंग्स, लीड्स, पफी, स्वोलन, इडिमेटस. तो हमें पता है कि पफी, लीड्स, स्वेलिंग अगर हमें देखने के लिए मिलती है तो हम सबसे पहले काली काब, एपिस के बारे में सोचते हैं. बट उसका डिफरेंशिएटिंग पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर अपर लीड्स स्वोलन है तो हम काली काब के बारे में सोचते हैं, अगर लोअर लीड्स में स्वेलिंग है
तो हम एपिस के बारे में सोचते हैं, बट ओवरऑल अगर स्वेलिंग है तो वहां पे फॉस्फोरस आता है। आईज आर hollow, सराउंडेड बाय ब्लू रिंग्स मतलब डार्क सर्कल्स। लीड्स आर puffy, swollen and edematous, but it is all around. Kali carb is upper eyelid and lower eyelid is apis mellifica. Next feature: longs for cold food and drink, juicy, refreshing things. आइसक्रीम ameliorates the gastric pains. तो हमने बात करी कि इसके जो गैस्ट्रिक सिम्टम्स है दे आर ameliorated by cold things, cold water, cold food, cold drinks and आइसक्रीम्स। तो ये चीजें उसके गैस्ट्रिक ट्रबल को एमिलियरेट करती है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ phosphorus. As soon as water becomes warm in stomach, it is thrown up. ये इंटरेस्टिंग फीचर है कि जैसे ही ठंडा पानी पिया बट कुछ समय पेट में रहने के बाद वो वार्म हो जाता है और वो बाहर थ्रो आउट कर देता है। तो हमें इससे समझ में आता है कि पेशेंट को बिल्कुल भी वार्म गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स में नहीं चलता है। इसीलिए फॉस्फोरस का पेशेंट वार्म फूड को भी अवॉइड करता है ना। रीगर्जिटेशन ऑफ इंजेस्टा, जो खाया है वैसा की वैसा बाहर निकलता है इन माउथफुल्स, ब्रैकेट में लिखा है एलोमेना। nausea from nausea from placing hands in warm water, sneezing and coryza from putting hands in water। तो मैंने कल डिस्क्राइब किया था कि नौशिया वॉमिटिंग वाला जो फीचर है इट इज ऑल्सो रिलेटेड विद गैस्ट्रिक जीआईटी ना। तो एक्सटर्नली अगर पेशेंट वार्म वाटर में अपना हाथ भी डालेगा तो भी नौशिया एग्रेवेट होता है। तो इससे हमें समझ में आता है कि गैस्ट्रिक सिम्टम इन जनरल इज एग्रेवेटेड बाय वार्म थिंग। तो एक्सटर्नली अगर वार्म वाटर में हाथ डाला तो भी एग्रेवेट हो रहा है। स्नीजिंग एंड कोराइजा फ्रॉम पुटिंग हैंड्स इन वाटर। लैग डेफ, ब्रैकेट में लिखा है, लेग डेफ में भी ये फीचर होता है, स्नीजिंग एंड कोराइजा फ्रॉम पुटिंग हैंड्स इन वाटर। नेक्स्ट कॉन्स्टिपेशन, फीसेस स्लेंडर, लॉन्ग, ड्राई, टफ एंड हार्ड। ये हमने इसके कॉन्स्टिपेशन की बात करी थी कि जो इसके मतलब स्लेंडर पीस ये होता है, फीसेस लॉन्ग होता है, ड्राई होता है एंड टफ होता है, हार्ड भी होता है। ब्रैकेट में लिखा है लाइक स्ट्रेफिस, वॉइडेड विद ग्रेट स्ट्रेनिंग, बहुत जोर लगाना पड़ता है उसे फीसेस को रिमूव करने में, स्टूल्स पास करने में। एंड डिफिकल्टी, ब्रैकेट में लिखा है कॉस्टिकम। ओके, नेक्स्ट कॉन्स्टिपेशन भी है इसमें और डायरिया भी। डायरिया की बात क्या है, डायरिया एज सुन एज एनीथिंग इंटर्स द रेक्टम, तो जैसे ही कोई भी चीज रेक्टम तक पहुंचती है इस पेशेंट में डायरिया होता है। प्रोफ्यूज, पोरिंग अवे एज फ्रॉम अ हाइड्रेंट, तो हाइड्रेंट मैंने कल बताया था आपको, आप एक बार गूगल पे फोटो देख लीजिए आपको समझ में आ जाएगा। जो रोड के साइड में वो पानी के खंभे लगे होते हैं जिसे खोला जाए तो एकदम से बाहर निकलता है पानी बहुत फोर्स में, तो उसी तरीके से इसका डायरिया होता है। और क्लेमेंट टाइलर में लाइन लिखी हुई थी कि एज इफ द एनस इज वाइड ओपन, और पूरी तरीके से डायरिया बाहर है ना। pouring away as from a hydrant, watery with sago like particles। sago मतलब होता है साबूदाना, तो छोटे छोटे पार्टिकल, sago like particles। sensation as if the anus remained open, तो यहां पे भी लिखा हुआ है ये sensation as if the anus remained open। ब्रैकेट में एपिस मेलिफिका में भी ये फीचर देखने के लिए मिलता है। इनवॉलेंट्री ड्यूरिंग कोलेरा टाइम, कोलेरा के टाइम पे ये इनवॉलेंट्री स्टूल्स भी देखने के लिए मिल सकते हैं। ब्रैकेट विच प्रिसीड्स कोलेरा, अगर कोलेरा के पहले देखने के लिए मिल रहा है तो वो है फॉस्फोरिक एसिड। मॉर्निंग ऑफ ओल्ड पीपल, तो सबसे पहली लाइन में हमने पढ़ा था मॉर्निंग डायरिया के बारे में, वही चीज यहाँ पे बताई गई है, मॉर्निंग ऑफ ओल्ड पीपल। डायरिया वाला चीज क्लियर है, डायरिया देख लिया, कॉन्स्टिपेशन देख लिया। नेक्स्ट हीमोरेज, जो इसका मेन थीम है, हिमोरेजिक डायथिसिस जो होता है। हिमोरेज इज फ्रीक्वेंट एंड प्रोफ्यूज, pouring out freely and then ceasing for a time। तो एकदम फ्री पानी की तरह रहता है खून और कुछ देर के लिए फिर रुक जाता है। मेट्रोरेजिया देखने के लिए मिलता है इसमें इन कैंसर। हिमोप्टाइसिस, कफिंग ऑफ ब्लड। विकेरियस फ्रॉम नोज, स्टमक, एनस, यूरेथ्रा इन एमेनोरिया। तो विकेरियस मेंसेस का मतलब ये होता है कि मेंसेस जो हमें मतलब वजाइना से पास आउट होना चाहिए था वो कहीं और से पास आउट हो रहा है, या तो नोज ब्लीड हो रहा है, या तो स्टमक से हो रहा है, या एनस से हो रहा है। तो इंस्टेड ऑफ मेंसेस कहीं और से अगर ब्लड पास हो रहा है तो हम उसे विकेरियस मेंसेस कहते हैं। वो भी हमें देखने के लिए मिलता है इसमें। हैवीनेस ऑफ चेस्ट, एज इफ अ वेट, एज इफ अ वेट वर लाइंग ऑन इट, ऐसा एकदम भारीपन लगता है चेस्ट पे
ऐसा कुछ वजन रखा हुआ है लाइक। और ये फीचर कल एमएल टायलर में हमने पढ़ा था। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अनेबल टू ड्रिंक वाटर, साइट ऑफ इट कॉजेज वॉमिटिंग, मतलब पानी को देख के भी इस इंसान को, इस पेशेंट को वॉमिटिंग फील होता है। तो फूड को देख के वॉमिटिंग फील होना तो कॉमनली देखा जाता है प्रेग्नेंट वुमन में। बट अगर पानी को देख के वॉमिटिंग फील हो रहा है तो दिस इज फॉस्फोरस। एंड मस्ट क्लोज हर आईज वाइल बैथिंग, तो नहाते समय इस पेशेंट को अपनी आंखें बंद करनी पड़ती है, ये पानी को देख नहीं सकता। ब्रैकेट में लिखा है लाइसिन, लाइसिन में भी ये फीचर होता है। कैन नॉट टॉक, द लैरिंग्स इज सो पेनफुल, इज ड्राई, रॉ, रफ एंड सोर। तो लैरिंग्स इज पेनफुल क्योंकि वहां पे सूखापन है, रॉनेस है, रफनेस है, सोरनेस है। कॉफ, गोइंग फ्रॉम वार्म टू कोल्ड एयर। तो यहाँ पे देखेंगे अगर हम कॉफ का फीचर, तो ये भी कोल्ड से एग्रेवेट हो रहा है, बिकॉज जीआईटी और हेड का नहीं है ना, कोई और सिम्टम है। तो रेस्पिरेटरी में अगर कॉफ की बात करेंगे तो वार्म रूम से अगर पेशेंट कोल्ड एयर में जाएगा तो उसे कॉफ एग्रेवेट होगा। इट इज रिवर्स ऑफ ब्रायोनिया। ब्रायोनिया में ऐसा नहीं होता है, ब्रायोनिया में इसका अपोजिट होता है, मतलब उसमें वार्म रूम में जाने से एग्रेवेट होता है कॉफ। कॉफ एग्रेवेटेड बाय लाफिंग, टॉकिंग, तो पेशेंट अगर हंसेगा, बात करेगा, पढ़ेगा, ड्रिंकिंग, ईटिंग, लाइंग ऑन द लेफ्ट साइड से कॉफ एग्रेवेट होता है। तो इन जनरल कोई भी फीचर हो, फॉस्फोरस पेशेंट इज एग्रेवेटेड बाय लाइंग ऑन लेफ्ट साइड। ब्रैकेट में लिखा है ड्रोसेरा एंड स्टैनम, ड्रोसेरा स्टैनम में भी शायद लाइंग ऑन लेफ्ट साइड एग्रेवेट। पर्सपिरेशन हैज द ऑर्डर ऑफ सल्फर, हमें पता है सल्फर में ऑफेंसिव स्टूल है, ऑफेंसिव पर्सपिरेशन है, और उसी तरीके का ऑफेंसिवनेस ऑफ पर्सपिरेशन हमें फॉस्फोरस में देखने को मिलता है। पर्सपिरेशन हैज द ऑर्डर ऑफ सल्फर। नेक्रोसिस ऑफ द लेफ्ट लोअर जॉ, तो टू बी पर्टिकुलर लेफ्ट जॉ को अफेक्ट करता है, लोअर जॉ को। और बोन्स पे जो फॉस्फोरस अफेक्ट करता है वहां पे नेक्रोसिस कॉज करता है, डेड डेड होती है सेल्स। नेक्स्ट, रिलेशंस। phosphorus complementary to arsenic, with which it is isomorphic. सीपा its vegetable analog। आइसोमॉर्फिक का मतलब मुझे नहीं पता, एक मिनट सर्च करते हैं। आइसोमॉर्फिक, किसी को पता है तो शायद में बता दीजिए। आइसोमॉर्फिक इज सिमिलर, सिमिलर फॉर्म। इनकॉम्पेटिबल विथ कॉस्टिकम, मस्ट नॉट बी यूज्ड बिफोर और आफ्टर। तो ये कॉस्टिकम के पहले या बाद में नहीं यूज करना चाहिए एज पर एलन की नोट। Phosphorus removes the bad effects of iodine and excessive use of table salt। ये नया फीचर हमें पता चला कि if there are bad effects because of iodine use या excessive use of table salt, तो phosphorus removes it। Follows well after calcarea or cinchona। Hahnemann says acts most beneficially when patient suffers from chronic loose stool or diarrhea। तो हैनीमैन सर कहते हैं कि phosphorus acts most beneficially जब patient is suffering from chronic loose stool और diarrhea। इसके एग्रेवेशन की बात की जाए तो एग्रेवेशन इन द इवनिंग, टू बी स्पेसिफिक इट इज ट्विलाइट। जब भी सनसेट होता है, वो जो वक्त होता है ट्विलाइट का, उस वक्त फॉस्फोरस का पेशेंट एग्रेवेट होता है। बिफोर मिडनाइट, like pulsatilla anthracitox, before midnight it is aggravated by lying on left or painful side। तो lying on left side भी एग्रेवेट करता है, lying on painful side भी एग्रेवेट करता है। पेनफुल साइड पे सोने से आराम मिलता है ब्रायोनिया को, है ना। ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म, थंडरस्टॉर्म के वक्त में फॉस्फोरस को एग्रेवेट होता है। वेदर चेंजेस, आइदर हॉट और कोल्ड, तो हॉट वेदर चेंज हो या कोल्ड हो ये पेशेंट एग्रेवेट होता है। ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म रोडोडेंड्रॉन भी एग्रेवेट होता है। कोल्ड एयर रिलीव्स द हेड एंड फेस सिम्टम्स, कोल्ड एयर relieves the head and face symptoms but aggravate
दोज ऑफ चेस्ट, थ्रोट एंड नेक। तो चेस्ट, थ्रोट, नेक के सिम्टम्स जो है वो कोल्ड एयर एग्रेवेट कर देगी, बट हेड और फेस के सिम्टम्स जो है कोल्ड एयर एमेलियरेट करती है। इसके इन जनरल एमेलियरेशन की बात की जाए तो डार्क में फॉस्फोरस पेशेंट इज एमेलियरेटेड, लाइंग ऑन द राइट साइड से एमेलियरेट होता है, फ्रॉम बीइंग रब्ड और मेस्मराइज्ड, क्योंकि इस पेशेंट को टच, फिजिकल टच, क्लोजनेस पसंद होती है, तो रबिंग भी फॉस्फोरस के पेशेंट को एमिलेशन प्रोवाइड करती है। फ्रॉम कोल्ड फूड, कोल्ड फूड इसीलिए क्योंकि गैस्ट्रिक ट्रबल्स आर एमिलेटेड बाय कोल्ड थिंग्स, बाय कोल्ड वाटर, अंटिल इट गेट्स फॉर्म, क्योंकि जैसे ही वो गर्म हो जाता है इट इज वॉमिटेड आउट। सो समझ में आया फॉस्फोरस? हमने एलेंस की नोट से हर वर्ड को समझने की कोशिश की फॉस्फोरस के बारे में, और हम इतने क्लियरली और इतने इजीली शायद इसीलिए पढ़ पाए बिकॉज वी हैव ऑलरेडी रेड टू इन डेप्थ बुक्स, एसेंस और एमएल टाइगर। उसके कारण हमें फॉस्फोरस इतना इजी है। इट इज अ पॉलीक्रेस ड्रग जो हमने ऑलमोस्ट 30 मिनट्स में फिनिश की। तो सभी लोगों को समझ में आया? कोई डाउट है प्लीज पूछ लीजिए। जो लोग नए ज्वाइन हुए हैं वो लोग भी पूछ सकते हैं अगर कुछ नहीं समझ में आया होगा तो। अंडरस्टूड, गुड।